नमस्कार साथियों, एक बार फिर पुनः आपका स्वागत है साइकोलॉजी की क्लास में। देखिए आगे से चलते हैं हम इस विधि से। हमारी जो विधियाँ थी, देखिए दो रूपों में हमने पढ़ी थी। कौन सी विधि का हमने अध्ययन कर लिया था? आत्मनिष्ठ विधियों का हमारा अध्ययन हो गया था। वस्तुनिष्ठ में देखिए, वस्तुनिष्ठ विधियों की अगर हम बात करें तो उसमें हमने अध्ययन कर लिया था जो प्रयोगात्मक विधि थी। प्रयोगात्मक विधि के बारे में हमने पढ़ लिया था। उसके बाद में हमारे सामने थी जीवन इतिहास विधि। जीवन इतिहास विधि के बारे में हमने पढ़ लिया था। उसके बाद में हमारे सामने थी साक्षात्कार विधि। साक्षात्कार विधि के बारे में हमने पढ़ लिया था। और उसके बाद में हमारे सामने थी बहिर्दर्शन विधि। कौन सी थी? बहिर्दर्शन विधि। बहिर्दर्शन विधि के बारे में भी हमने पढ़ लिया था, वाटसन के बारे में। उसके बाद में हमने पढ़ा है मनोविश्लेषणात्मक विधि में, जो अभी हमने पढ़ा है मनोविश्लेषणात्मक विधि के बारे में। अभी जो हमें पढ़ना है, एक तो ये पढ़ना है सर्वेक्षण, निरीक्षण। इसी के साथ हम जोड़ते हैं हमारी अगली विधि, सांख्यिकी विधि। इस विधि के बारे में हमें पढ़ना है, इस विधि के बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए हमारे सामने शब्द हैं साथियों, एक तो है सर्वेक्षण, अगला है निरीक्षण। सर्वेक्षण, निरीक्षण है, और एक शब्द है हमारे सामने सांख्यिकी। सर्वेक्षण, निरीक्षण और सांख्यिकी। सर्वेक्षण, निरीक्षण और सांख्यिकी की अगर हम बात करें, हमारे सामने निकल कर के आती है, तो ये सामान्य विधियां हैं साथियों। सामान्य विधियों से तात्पर्य ये है, एक बात मैं आपको पिछली विधि में बताना भूल गया था। पहले उस विधि के बारे में जो बातें रही है उसके बारे में चर्चाएं करें। मनोविश्लेषणात्मक विधि थी हमारी इससे पहले, मनोविश्लेषणात्मक विधि। और इस मनोविश्लेषणात्मक विधि में हमने मस्तिष्क को चेतना के रूप में पढ़ा था। चेतना के कितने भाग पढ़े थे हमने? चेतना के 3 भाग थे साथियों इस विधि के अनुसार। जो भाग थे हमारे वो थे चेतन, अर्धचेतन, चेतन, अर्धचेतन, और तीसरा हमारे सामने जो है वो है अचेतन। 3 रूपों में हमने पढ़ा था। अब हमारे मस्तिष्क में क्या है कि विचार अलग अलग तरीके से आते हैं। चेतन, अर्धचेतन और अचेतन है क्या, उसको समझिए आप लोग। हमने ये बात तो पिछली वीडियो में पढ़ ली थी कि चेतना का जो प्रतिशत है वो हमारे मस्तिष्क का 10% कार्य करता है, जबकि अचेतन का जो है वो कितना करता है? 90% कार्य करता है। लेकिन साथियों कई बार हमारे मस्तिष्क में जो विचार चेतन से आते हैं, चेतन से अर्धचेतन में और अर्धचेतन से अचेतन में चले जाते हैं, और ऐसे ये विचार इधर से उधर घूमते रहते हैं। ऐसा होना मनोविज्ञान की परिभाषा में समन कहलाता है। समन का अर्थ होता है भूलना साथियों। और कई बार विचार चेतन स्थिति से सीधे ही किस में चले जाते हैं? अचेतन में चले जाते हैं।
ऐसा होना हमारे विचारों को चेतन से अचेतन में चले जाते हैं, जो हमेशा हमेशा के लिए चले जाते हैं। उन विचारों का कभी भी पुनः आगमन नहीं होता, और जब पुनः आगमन नहीं होता तो वो विचार हमेशा हमेशा के लिए चले जाते हैं। इसी कारण से इसे कहा जाता है दमन। क्या कहा जाता है? दमन। दमन का अर्थ होता है साथियों त्यागना या फिर छोड़ना। अब हम क्या करते हैं कि हमें कुछ एक विचार ऐसे होते हैं जो मस्तिष्क में हमारे आते जाते रहते हैं। वो विचार कभी भी हम भूलने का प्रयास करते हैं, लेकिन भूलने का प्रयास करने के बावजूद भी हम उन्हें भुलाए नहीं जा रहे। भूलने का प्रयास कर रहे हैं लेकिन फिर भी नहीं भुलाए जा रहे, तो ऐसे विचारों को हम समन की स्थिति में डालेंगे, जिसका अर्थ होता है भूलना। वो विचार कभी चेतन में आ जाते हैं, कभी अर्धचेतन और कभी अचेतन में, इधर आपसी क्रियाओं में घूमते रहते हैं। उसके बाद में है हमारा चेतन से अचेतन की ओर विचारों का चेतन से अचेतन की ओर चले जाना। चेतन से अचेतन की स्थिति में चले जाने का मतलब है कि यहाँ जो विचार थे वो विचार हमारे मस्तिष्क से हमेशा हमेशा के लिए हट गए हैं, और हमेशा हमेशा के लिए उन विचारों को हटना ही क्या कहलाता है? दमन कहलाता है, जिसे त्यागना या फिर छोड़ना कहते हैं। ये दो चीज़ें हमारे सामने थी और इनको हम समायोजन में पढ़ेंगे। समायोजन अगला टॉपिक रहेगा हमारा, वो समायोजन टॉपिक में हम पढ़ेंगे इनको। मनोविश्लेषणात्मक विधि में चेतना के 3 रूपों में इसको बांटा गया। मनोविश्लेषणात्मक विधि के बारे में अगर हम चर्चाएं हमने कर ली मनोविश्लेषणात्मक विधि के बारे में। उसके बाद में देखिए सर्वेक्षण, निरीक्षण और सांख्यिकी विधि के बारे में। ये 3 शब्द हैं साथियों, और ये तीनों विधि कई पुस्तकों में तो अलग अलग रूपों में दी जाती है, लेकिन इनको सही साथ में ही पढ़ेंगे, साथ में ही समझेंगे। ये तीनों सामान्य विधियाँ हैं। क्या है? सामान्य विधियाँ हैं साथियों। ये तीनों सर्वेक्षण, निरीक्षण और सांख्यिकी जो विधि हैं, तीनों विधियों को सामान्य रूप में काम में लिया जाता है। किसी पर्टिकुलर रूप में इसको अलग से नहीं दर्शाया जाता। सर्वेक्षण यानी सर्वे किया जाता है, नाम से ही समझिए हम किसी चीज़ का सर्वे करते हैं। सर्वे आप कहोगे सैंपलिंग को। इसे रिसर्च की भाषा में आप बोलोगे प्रतिदर्श। प्रतिदर्श का आपको करना पड़ेगा प्रतिचयन। प्रतिदर्श का आपने क्या किया? प्रतिचयन, सर्वे, सैंपलिंग। सैंपलिंग का अर्थ होता है कोई डाटा इकट्ठा करना। 1 बोरी चावल की है, मान के चलिए आपने 100 बोरी, 1 नहीं 100 बोरी चावल की खरीदनी है। ये बोरी है, इस बोरी में से आप क्या करोगे? एक एक दाने को गिनोगे। एक एक दाने को तो नहीं गिना जाएगा, और एक एक दाने को नहीं गिना जाएगा। आप लोग को मैं सीधी अपनी भाषा में बताने का प्रयास करूं कि आप लोग जब घर में कोई अनाज बेचने के लिए मार्केट में जाते हैं तो पहले उस सेठ जी को या व्यापारी को कुछ अनाज दिखाते हैं, कुछ थोड़ा सा, या फिर वो अपने आप खुद देखता है थोड़े से चीज़ को उठा करके। यानी हमें 100 बोरी गेहूँ बेचना है, तो उसमें से थोड़े से गेहूँ, मुट्ठी भर गेहूँ को उसने उठाया और उठा करके उन्हें उस दानों को देखा। अब उसने क्या की? सैंपलिंग की कि नहीं की? प्रतिचयन किया कि नहीं किया? उन दानों का उन्होंने चयन किया, और चयन करने के बाद उसने सर्वे किया कि हाँ गेहूँ लगभग हमारा क्या है, सही है। तो ये हमारी है सर्वेक्षण विधि। अब पहले क्या होता है? निरीक्षण होता है कि सर्वेक्षण होता है? पहले साथियों हमारे सामने निरीक्षण और सर्वेक्षण दोनों की अगर हम बात करें, निरीक्षण तो होता है कि किसी क्षेत्र विशेष में हम अपनी इंद्रियों के द्वारा चल रहे कार्य को उसका अवलोकन करते जाएं, जब तक अवलोकन करें जब तक कि वो कार्य पूर्ण ना हो। और सर्वे होता है किसी व्यक्ति से किसी पार्टिकुलर शोरूम में। जैसे मैं आप लोगों को कहूँ कि आप लोगों ने तेल के कुओं के बारे में तो सुना होगा। तेल के कुएं खोदे जाते हैं, और तेल के जो कुएं खोदे जाते हैं, क्या वो ऐसे ही ये सोच लेते हैं कि यहाँ पे हमने कुआं खोदना है और यहाँ पे तेल निकलेगा? ऐसा नहीं है साथियों। तेल के जो कुएं खोदे जाते हैं उनके कुएं खोदने के लिए पहले सर्वे किया जाता है, और सर्वे किया जाता है बड़ी बड़ी मशीनों के द्वारा, बड़े बड़े इंजीनियरों के द्वारा, बड़े बड़े भूगोलविदों के द्वारा।
और ये सर्वे करके यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि इस जगह पे अगर कुआं खोदा जाए तो वहाँ पे तेल का निकलना निश्चित है कि नहीं, ये चीज़ वहाँ पे देखी जाती है और फिर उसी आधार पे हम उन तेल के कुओं का निर्माण किया जाता है और उसी आधार पे तेल के कुएं खोदे जाते हैं और तेल के कुएं खोदने के पश्चात उसको हमने निरीक्षण के रूप में बदला। किसके रूप में बदला? निरीक्षण के रूप में। पहले हमारे सामने जो था वो सर्वेक्षण के रूप में था, क्योंकि पहले हमने क्या किया, उसका सर्वे के बाद उसको हमने निरीक्षण में बदल किया। अब हमारे सामने एक चीज़ बच जाती है जिसका नाम है सांख्यिकी। सांख्यिकी को हम कहते हैं डाटा। हिंदी में इसे और नाम अगर देते हैं तो इसे देते हैं आंकड़े। हमें क्या करना होता है, जैसे विज्ञान में हमने पढ़ा था कि 3 चीज़ें होती हैं। एक तो प्रयोग होता है, दूसरा प्रयोज्य होता है और तीसरा प्रयोगकर्ता होता है। प्रयोग, प्रयोज्य और प्रयोगकर्ता होते हैं, 3 चीज़ें होती हैं। और तीनों चीज़ें क्या करते हैं, किसी क्षेत्र विशेष में जब ये प्रयोग करते हैं तो प्रयोग करने के पश्चात जो आवश्यक डाटा निकलता है, आवश्यक आंकड़े जो निकलते हैं, उन आंकड़ों के आधार पर ही हमारा किसी व्यक्ति विशेष का, किसी प्राणी का, किसी विषय वस्तु का मूल्यांकन किया जाता है। जब तक आंकड़े निर्धारित नहीं हो सकते तब तक हम ये नहीं कह सकते कि ये क्षेत्र विशेष में ये चीज़ सही रहेगी, ये सत्य रहेगी, ये गलत रहेगी। जैसे हम किसी समस्या समाधान विधि आती है हमारे सामने, एक समस्या समाधान विधि आती है। समस्या समाधान विधि में आप कहोगे कि सर ऐसा कैसा? इसका जो पहला जो सोपान रहता है साथियों, वो यही रहता है कि इसमें समस्या का चयन किया जाए। समस्या का चयन किया जाए और समस्या का चयन करने के पश्चात उसका एक सोपान ये माना जाता है कि उस समस्या की सांख्यिकी क्या रहेगी और सांख्यिकी के पश्चात उसका अंतिम जो रहता है वो रहता है निष्कर्ष, कि आपने ये सांख्यिकी निकाली तो उसको प्रस्तुत तो करना ही पड़ेगा। अब ये जो आवश्यक आपकी सांख्यिकी निकल कर के आई थी उसका आपने क्या आवश्यक निष्कर्ष निकाला। मान के चलिए आपके सामने कोई समस्या आई है किसी क्षेत्र विशेष की, यानी किसी ज़िले की समस्या आई है, तो आप तो सबसे पहले उस ज़िले की समस्या का चयन करना पड़ेगा कि उस ज़िले में यानी बाढ़ की समस्या है, मान के चलिए ये समस्या है। अब इस समस्या का हमने पहले चयन कर लिया कि हाँ यहाँ उस समस्या पे हम अध्ययन करेंगे। अब उस समस्या का हमने जैसे ही चयन किया, चयन करने के पश्चात उसका धीरे धीरे उसके सोपानों की ओर बढ़ते रहे, लेकिन हमें ये भी तो पता लगाना पड़ेगा कि कितने तारीख को आई थी बाढ़। सांख्यिकी में देखिए हमें ये पता लगाना, इसके कुछ एक बिंदु होते हैं, जैसे कितने दिनांक को बाढ़ आई थी, कितने बजे आई थी, कितना समय था और पानी की भराव क्षमता कितनी थी, पानी की भराव क्षमता कितनी थी, कितने लोगों की मृत्यु हो गई, कितने प्रतिशत आर्थिक नुकसान हुआ है, वहाँ की भौगोलिक स्थिति क्या है। ये जो हमने जुटाए ये सारे के सारे आंकड़े हैं। क्या हैं? ये आंकड़े हैं। इनको हम किस रूप में रखते हैं? इनको हम डाटा के रूप में रखते हैं और डाटा के रूप में रखने के बाद हम इनका आवश्यक निष्कर्ष निकालते हैं। क्या निकालते हैं साथियों? हम इनका आवश्यक निष्कर्ष निकालते हैं और निष्कर्ष के आधार पर हम उनका मूल्यांकन करते हैं कि हाँ ये चीज़ हमारे लिए सही है, ये चीज़ हमारे लिए सही नहीं है। तो ये हमारी कौन सी विधि है? सामान्य समस्या समाधान विधि। और जिनमें मैंने समझाया आपको समस्या समाधान विधि को आधार रख करके, लेकिन इससे पहले ये जो तीनों विधियां हैं ये मुख्यतः एक साथ भी पढ़ी जाती हैं,
इनके साथ साथ जो हमारी बहिर्दर्शन विधि है उसका भी कुछ ना कुछ रूप मिलता जुलता है इन विधियों में। कैसे है वो देखिए कि हमने सर्वेक्षण किया, निरीक्षण किया, इंद्रियों के माध्यम से ही किया, और यहाँ पे जो हमने सर्वेक्षण और सांख्यिकी के आधार पर रखा, तो इसमें हम जो एक विधि और जोड़ते हैं उसको हम नाम देते हैं अवलोकन विधि। एक नाम और हमने जो देते हैं वो क्या देते हैं, अवलोकन विधि। ये हमारी अगली विधि, इसमें भी हम इस विधि को भी हम इसमें शामिल करते हैं साथियों। अब देखिए ये हमारी विधियां हो गई सारी। एक तो इसमें ही मैं अलग से लिखूं अवलोकन विधि, ये भी हो गई। इसके बाद में एक दो विधियां और रहती हैं साथियों, उनके बारे में देखिए। एक तो है हमारी विकासात्मक विधि। और एक रहेगी इसमें उपचारात्मक विधि। एक तो विकासात्मक विधि रहेगी, एक उपचारात्मक विधि रहेगी। अवलोकन विधि को आपने इस विधि के अंदर पढ़ ही लिया। एक कहते हैं विकासात्मक विधि। देखिए मैंने एक बात कही आप लोगों को कि कुछ विधियां ऐसी हैं जिनके कोई अलग से प्रतिपादक नहीं है, वो विधियां उन्हीं से जोड़ करके चलती हैं और जो कि सामान्य रूप में काम में ली जाती हैं। ये विधियां भी, ये मैं यहाँ लिखूँ कि ये चारों विधियां हैं, सर्वेक्षण, अवलोकन, विकासात्मक और उपचारात्मक। ये चारों विधियां सामान्य विधियां हैं। ये चारों विधियां क्या है, सामान्य विधियां हैं। जबकि इनके अलावा हम यहाँ तीन अलग अलग पुस्तकों में देखोगे तो तीन विधियां मिलेगी यहाँ पे आपको, ये अलग अलग मिलेंगी। हमने एक साथ ही इसको समझा है। अब अगली हमारी विधि है विकासात्मक विधि। विकासात्मक विधि में क्या है, एक विधि दूसरे विधि में कहीं ना कहीं अपना योगदान रखती है। विकासात्मक कार्य देखिए साथियों, इस पिरामिड से समझिए। ये पिरामिड किसकी ओर जा रहा है, जो आपने अधिगम पढ़ेंगे तो उसमें वक्र पढ़ते हैं, तो ये जो पिरामिड जा रहा है वो उनतोदर वक्र की तरफ जा रहा है। उनतोदर या धनात्मक रूप में जा रहा है, और धनात्मक और उनतोदर रूप में जब जाएगा तो प्राणी का उस स्वरूप में विकास होगा। क्या होगा, विकास। अब यहाँ विकासात्मक विधि का अर्थ है कि बालक ने पूर्व में क्या नॉलेज रखता था, वर्तमान में क्या नॉलेज रख रहा है, और आगे आने वाले स्वरूप में क्या नॉलेज रखेगा। ये सारी बातें इसमें शामिल की जाती हैं। अब देखिए आप वक्र में पढ़ते हो, अधिगम के वक्र पढ़ते हो ना, तीन प्रकार के हम पढ़ते हैं मुख्यतया। उनमें देखिए हमारे सामने आते हैं, एक तो धनात्मक वक्र आता है, एक ऋणात्मक वक्र आता है, एक असाकारीय वक्र आता है, एक सर्पिलाकार वक्र आता है,
उनमें से इनमें से ही एक, इसी को समझ लो चाहे इसी को समझ लो, दोनों में से किसी रूप को समझ लो आप, चाहे धनात्मक ऋणात्मक ऐसा कार्य या सर्पिलाकार, ये एक ही बात है दोनों में। एक कैसे कि देखिए साथियों, आपने दो स्वरूप में रख रहे हैं। अब हमने यहाँ धनात्मक अंत्योदर या मैं इसको विकासात्मक नाम दूँ तो भी कहीं गलत नहीं है, विकासात्मक, या मैं इसको सकारात्मक कहूँ सकारात्मक तो भी गलत नहीं है। इसको मैं कहूँ यानी ये तो नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है, नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है। अब इसी को मैं लिखूं ऊपर से नीचे की ओर, तो ये क्या रहेगा, ये ऊपर से नीचे की ओर रहेगा, तो इसे कहेंगे ऋणात्मक या नतोदर या अविकासात्मक या नकारात्मक। इन रूपों में रखें तो कोई किंतु परंतु नहीं है, बात वही है, बस नाम दे दिया यहाँ पे विकासात्मक विधि। विकासात्मक विधि को हर एक विद्वान अपने अपने विषय वस्तु में शामिल करता है इस विकासात्मक विधि को। तो ये जो विकासात्मक विधि है, इस श्रेणी में अगर हम देखें, इस रूप में अगर हम इसको देखें, तो साथियों विकासात्मक विधि क्या है कि प्राणी का जो पीछे उसने सीखा हुआ पूर्व ज्ञान जो उसका है, उसके साथ आगे से आगे उसने कितने अपने आप को आगे बढ़ाया है, उसने अपने आप में और कितना सुधार किया है, वो विकासात्मक विधि में शामिल किया जाता है। वही चीज़ें विकासात्मक विधि में रखी जाती हैं, उन्हीं चीज़ों को समझा जाता है विकासात्मक विधि में। अगली हमारी जो विधि है वो इम्पोर्टेंट विधि है, एक विधि कई बार हमारे सामने रखी जाती है, उपचारात्मक विधि। देखिए साथियों, उपचारात्मक विधि की हम बात करें तो प्राणी समस्याओं से घिर जाता है, प्राणी के सामने समस्या आती है, उस समस्या का समाधान करने के लिए, उस समाधान जब हम करते हैं तो उसे हम उपचार कहते हैं। जैसे एक डॉक्टर होता है तो उसके पास रोगी होता है, उस रोगी को वो धीरे धीरे उसके उपचार की प्रक्रियाओं में पहले वो रोग से ग्रसित होता है तो उसका उपचार करता है धीरे धीरे, तो उपचार करता है तो उसके श्रेणी में सुधार आता जाता है, वो सुधार आने की क्रिया ही उपचारात्मक विधि कहलाती है। इसी तरीके से हम इसको शैक्षिक मनोविज्ञान में डालें, शैक्षिक मनोविज्ञान में हम पढ़ें इसको, शैक्षिक मनोविज्ञान आपकी जो बीएड वाले हैं, बीएड वालों फर्स्ट वालों का है चाइल्ड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ये बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के नाम से शायद आपकी पुस्तक है। शैक्षिक मनोविज्ञान की हम बात करें उपचारात्मक विधि में, तो इसमें क्या होता है, बालक जो होता है, इसमें जो बालक रखे जाते हैं वो सामान्य बुद्धि से नीचे श्रेणी के रखे जाते हैं, सामान्य बुद्धि से निम्न श्रेणी के बालकों को रखा जाता है। अब ये सामान्य बुद्धि से निम्न श्रेणी के जो बालक होते हैं वो बालक अपने आप में सुधार की चेष्टा रखते हैं, और उनमें सुधार की चेष्टा रखते हैं तो शिक्षक भी उन्हें उन श्रेणी से निकालने की कोशिश करता है, और धीरे धीरे शिक्षक उसके प्रयास में प्रयासरत रहता है, और किसी वजह से किसी एक स्वरूप से जब शिक्षक उनमें उसका उपचार करना प्रारंभ कर देता है, यानी उनकी बुद्धि के जो परिवर्तन है उसको बुद्धि को बदलना शुरू कर देता है, यानी सामान्य से उच्च श्रेणी में लेकर के चला जाता है, तो आप मान के चलिए उपचारात्मक स्वरूप विधि जो है वो कहीं ना कहीं सही दृष्टिकोण में काम में ली जा रही है। अब जब सही स्वरूप में सही दिशा में लेकर के उसको जाते हैं तो वो सही दिशा में काम में आती है। धन्यवाद साथियों। अगला जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा समायोजन का या व्यक्तित्व का, उनमें एक टॉपिक देखेंगे। अगली क्लास में हम पढ़ते हैं नए टॉपिक के साथ। ये थी हमारी शिक्षण विधियाँ।
है।